ग्रीस की आज़ादी। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की थी। रोमांटिक कलाकार अक्सर विज्ञान और तर्क के बढ़ावे की आलोचना करते थे। उनका फोकस भावुकता, सहज ज्ञान और रहस्यों पर ज़्यादा होता था। उन्होंने एक साझा विरासत, एक साझा सांस्कृतिक इतिहास को राष्ट्र के आधार के रूप में बनाने की कोशिश की थी। कई अन्य रोमांटिक ने, जैसे कि जर्मनी के तर्कशास्त्री जोहन गॉटफ्रीड हर्डर का मानना था कि जर्मन संस्कृति के सही स्वरूप को वहाँ के आम लोगों में ढूंढा जा सकता था। ये रोमांटिक विचारकों ने देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्य का सहारा लिया। ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लोग निरक्षर थे तब आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। कैरोल करपिंस्की ने पोलैंड में अपने ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद के संघर्ष को और उजागर किया था। उन्होंने वहाँ के लोक नृत्यों जैसे कि पोलोनेज और माजुर्का को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया था। राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में भाषा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा जाने लगा। रूसी शासन के खिलाफ 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को कुचल दिया गया था। लेकिन इसके बाद पादरी वर्ग के सदस्यों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में करना शुरू किया। चर्च के सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल होता था। रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर भी रूसी अधिकारियों ने कई पादरियों को जेल भेज दिया या फिर साइबेरिया भेज दिया। इस प्रकार से पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। भूखमरी, कठिनाइयाँ और लोगों का विरोध। 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था। 19वीं सदी के शुरू के आधे वर्षों में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। बेरोजगारों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तरफ बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। अप्रवासी लोग शहरों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी। उस काल में यूरोप के अन्य भागों की तुलना में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण ज़्यादा तेजी से हुआ था। इसलिए इंग्लैंड की मिलों में बनने वाले सस्ते सामानों से यूरोप के अन्य देशों में छोटे उत्पादकों द्वारा बनाए जाने वाले सामानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था और इसके कारण किसानों पर सामंतों के लगान का भारी बोझ था। एक साल के फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कई गांवों और शहरों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1848 का साल ऐसा ही एक बुरा साल था। भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पर उतर रहे। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। लोगों को काम के अधिकार की घोषणा भी की गई। रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बनाई गई। उदारवादियों की क्रांति। जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो रहा था तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हुई थी जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग कर रहा था। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में। इन क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुषों ने राष्ट्रीय एकीकरण
और संविधान की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हो। वे एक संविधान, प्रेस की आज़ादी और गुटबंदी की आज़ादी चाहते थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी में एक ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों के ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। उस राष्ट्र की कमान कोई राज परिवार का आदमी करता जो पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता। इन शर्तों पर प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को वहां का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। अवजात वर्ग और सेना द्वारा पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता गया। इस बीच पार्लियामेंट का सामाजिक आधार कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसके लिए उसे उनके समर्थन से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार सेना बुलाई गई और इस तरह से असेंबली को समाप्त कर दिया गया। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से महरूम किया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों द्वारा उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था को दोबारा बहाल नहीं किया जा सका। 1848 के कई वर्षों के बाद राजा को यह एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के उस कुचक्र को समाप्त करने का अगर कोई तरीका था तो वह था राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेना। इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 में पहले ही हो चुके थे। हैब्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। 1867 में हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। जर्मनी, क्या सेना किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने लगे थे ताकि शासक की शक्ति बढ़ाई जा सके और यूरोप में राजनीतिक प्रभुता हासिल की जा सके। पहले आपने देखा कि किस तरह से राजा और सेना की मिली-जुली ताकतों ने जर्मन में मध्यम वर्ग के आंदोलन को कुचल दिया था। प्रुसिया के बड़े भूस्वामी भी उन दमनकारी नीतियों का समर्थन करते थे। उसके बाद प्रुसिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाली। ऑटो वॉन बिस्मार्क ये प्रुसिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। इस काम में बिस्मार्क ने प्रुसिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। 7 सालों में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। प्रुसिया के जीत के साथ युद्ध समाप्त हुए और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुआ। प्रुसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का बादशाह घोषित किया गया। इसके लिए वारसा में 1871 में जनवरी में एक समारोह का आयोजन हुआ था। नए राष्ट्र में जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया गया। अधिकतर मामलों में प्रुसिया के कायदे कानून ही जर्मनी के लिए आदर्श का काम करते थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इटली का एकीकरण। इटली का भी राजनीतिक अलगाव और विघटन का एक लंबा इतिहास रहा है। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पोप के शासन में और दक्षिणी भाग स्पेन के बोर्बोन राजाओं के नियंत्रण में था। इटालियन भाषा का कोई एक स्वरूप अभी तक नहीं बन पाया था और इस भाषा के कई क्षेत्रीय और स्थानीय प्रारूप थे। 1830 के दशक में जियोसेपे मैत्सिनी ने एक समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना के लिए योजना बनाई,
लेकिन 1831 और 48 के विद्रोहों की विफलता के बाद अब इसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया, पिडमोंट और इसके शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय पर आ गई थी। उस क्षेत्र के शासक वर्ग को लगने लगा था कि इटली के एकीकरण से आर्थिक विकास तेजी से होगा। इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने के आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कैवर ने की थी। वह न तो कोई क्रांतिकारी था, न कोई प्रजातांत्रिक व्यक्ति। वह तो इटली के उन धनी और पढ़े लिखे लोगों में से था जिनकी संख्या काफ़ी थी। उसे भी इटालियन से ज़्यादा फ्रेंच भाषा पर महारत थी। उसने फ्रांस से एक कूटनीतिक गठबंधन किया और इसलिए 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गया। उस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया था, जिनकी अगुवाई जिउसेppe गैरिबाल्डी कर रहा था। 1860 के मार्च महीने में वे दक्षिण इटली और टू सिसिली के राज्य की ओर बढ़ चले। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीत लिया और फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए। 1861 में विक्टर एमानुएल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित किया गया, लेकिन इटली के आम जन का एक बहुत बड़ा भाग उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से बिल्कुल अनभिज्ञ था। ऐसा शायद उनमें फैली हुई अशिक्षा के कारण था। ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण किसी अचानक से हुई क्रांति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि यह एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया के कारण था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब से बटे हुए थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। इसलिए इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे धन, संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। इस तरह से इसका प्रभुत्व उस द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर पड़ना स्वाभाविक था। एक लंबे झगड़े के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राज परिवार से सत्ता ले ली। इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुई। इस यूनियन में इंग्लैंड एक प्रधान भागीदार था और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों की बहुतायत थी। ब्रिटिश पहचान बढ़ने लगी, लेकिन इसका खामियाजा स्कॉटिश संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों की बढ़ती कमजोरी के रूप में हुआ। स्कॉटिश हॉलैंड में कैथोलिक लोग रहा करते थे। जब भी वे अपनी स्वतंत्रता को उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें भारी दमन का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपनी गैलिक भाषा बोलने और पारंपरिक परिधान पहनने की भी मनाही थी। उनमें से कई को तो उस जगह से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया जहां वे कई पीढ़ियों से रह रहे थे। आयरलैंड की भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई। यह एक ऐसा देश था जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहरी खाई थी। हालांकि कैथोलिक अधिक संख्या में थे, लेकिन इंग्लैंड की मदद से प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया था। वोल्फटोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन द्वारा 1798 में एक विद्रोह हुआ, लेकिन वह विफल रहा। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण के लिए इंग्लिश संस्कृति को जबरदस्ती थोपा जाने लगा। इस तरह से पुराने देश इस नए यूनियन में बस मूक दर्शक बनकर ही रह गए। राष्ट्र की कल्पना। कलाकारों ने एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने उदारवाद, न्याय और प्रजातंत्र जैसी अमूर्त भावनाओं को दर्शाने के लिए औरत को एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया। फ्रांस में राष्ट्र को मैरियन का नाम दिया गया, जो कि ईसाइयों में एक लोकप्रिय नाम हुआ करता था। उसके चरित्र में उदारवाद और प्रजातंत्र में के रूपों की मदद ली गई, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। मैरियन की मूर्तियों को चौराहे पर लगाया गया, उसकी तस्वीरों और सिक्कों और टिकटों पर छापा गया ताकि लोगों में इसकी पहचान घर कर जाए। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया को बनाया गया। जर्मेनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज हुआ करता है। जर्मनी में जैतून बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत में आते आते राष्ट्रवाद में
उदारवादी और प्रजातांत्रिक भावनाओं की कमी होने लगी। यह एक हथियार बन गया जिससे क्षणिक लक्ष्यों को साधा जाने लगा। यूरोप की मुख्य ताकतों ने लोगों की राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए शुरू कर दिया। बाल्कन में संकट। बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और नस्ली विविधता भरपूर थी। आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो इसी क्षेत्र में आते थे। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर स्लाव कहा जाता था। बाल्कन एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह वह दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। इसलिए यह क्षेत्र ऐसा था जैसे किसी बारूद के ढेर पर बैठा हो। पूरी 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे उसे अधिक सफलता नहीं मिली। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक करके इससे अलग होते गए और अपनी आज़ादी घोषित करते गए। बाल्कन के देशों ने अपने इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए अलग होने की घोषणा की, लेकिन जब ये देश अपनी पहचान बनाने और आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुका था। इस प्रक्रिया में बाल्कन के क्षेत्र में हथियार के लिए ज़बरदस्त लड़ाई जारी था। उसी दौरान विभिन्न यूरोपियन ताकतों के बीच उपनिवेशों और व्यापार को लेकर कशमकश चल रही थी और वह झगड़ा नौसेना और सेना की ताकत बनाने के लिए भी जारी था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी हर शक्ति का लक्ष्य था कि किस तरह से बाल्कन पर नियंत्रण किया जाए और फिर अन्य क्षेत्रों पर। इसके कारण कई लड़ाइयाँ हुई जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इस बीच 19वीं सदी में यूरोपियन शक्तियों के उपनिवेश बने। कई देश अब उपनिवेशी ताकतों का विरोध कर चुके थे। अलग अलग उपनिवेश के लोगों ने राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा बनाई। इस तरह से राष्ट्र का आइडिया एक विश्वव्यापी आइडिया बन गया। बच्चों, ये आपके लिए मैंने पूरे चैप्टर को रीडिंग कर दिया और अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और सुनिए। फिर भी ना समझ में आए फिर आप मुझे कमेंट्स में अपने जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।